आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नीट पेपर लीक में बीजेपी कनेक्शन, आरोपी निकला बीजेपी से जुड़ा हुआ। 30 लाख में खरीदा गया लीक पेपर, करोड़ों तलबा का मुस्तकबिल सवालों के घेरे में। बांग्लादेश और नेपाल के नौजवान हुकूमत बदल सकते हैं तो हिंदुस्तान का जेनजी पेपर लीक माफिया को जेल क्यों नहीं भेज सकता। अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक मामले पर नौजवानों की चुप्पी पर किया सवाल। 50 एमएलएज और पूरा इख्तियार होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस शराब बंदी नाफिज करने में नाकाम। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर सख्त हमला, कहा पीडीपी होती तो अवाम के जज्बात के मुताबिक फैसला करती। ईरान जंग के बाद हिंदुस्तान में फ्यूल क्राइसिस का असर, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपना कॉन्वॉय 50% कम किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत हुकूमत में सख्त बचत मुहिम शुरू। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हदों को 100 मील तक वसी कर दिया। दुनिया की तेल सप्लाई पर मंडलाने लगा बड़ा खतरा। अमेरिका चीन समिट से पहले तेहरान का सख्त पैगाम। मैराथन और गुलमर्ग तक महदूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला, कहा अवाम बिजली बिलों, टूटी सड़कों और बेहाल अस्पतालों के हवाले कर दी गई है। 5 लाख से ज्यादा नौजवान ओपियोइड नशे का शिकार। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा का जम्मू कश्मीर के बढ़ते ड्रग बहरान पर बड़ा खुलासा, कहा सिर्फ एडिक्ट्स नहीं बल्कि नशा फरोश गिरोहों पर कार्रवाई है जरूरी। एमएलए जडीबल तनवीर सादिक का लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा पर तेज वार, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिलाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बोले ये असेंबली में भी फेल है और अपोजिशन में भी नाकाम। और 144 एमएलएज की हिमायत से विजय ने तमिलनाडु असेंबली में साबित की ताकत। डीएमके के वॉकआउट और हंगामे के दरमियान टीवी की हुकूमत का कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में अब बीजेपी कनेक्शन सामने आने के बाद सियासी तूफान तेज हो गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने राजस्थान के जयपुर जिले के जमवा रामगढ़ इलाके से 2 भाइयों दिनेश बिवाल और मंगीलाल बिवाल को गिरफ्तार किया है, जिन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने नीट का लीक हुआ गैस पेपर 30 लाख रुपए में खरीदा और बाद में कई तलबा को बेच दिया। सबसे बड़ा हंगामा इस बात पर मचा है कि गिरफ्तार दिनेश बिवाल बीजेपी यूथ विंग का पुराना जिम्मेदार रह चुका है और उसकी कई तस्वीरें बीजेपी के बड़े रहनुमाओं के साथ सामने आ रही है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के मुताबिक दोनों भाइयों ने हरियाणा के एक शख्स से पेपर हासिल किया, जिसमें तकरीबन 120 सवाल वही निकले जो कि असल नीट इम्तिहान में आई। इल्जाम यह भी है कि इस साल इस पेपर को सीकर और दूसरे इलाकों में स्टूडेंट्स तक पहुंचाया गया और लाखों रुपए का खेल खेला गया। मामला उस वक्त और भी ज्यादा संगीन बन गया जब जांच में यह बात सामने आई कि दिनेश बिवाल और उसके खानदान के 5 अफराद ने पिछले ही साल एक साथ नीट इम्तिहान पास किया है, जिसमें कि उसका बेटा, मंगीलाल के 2 बेटे और उनके मरहूम भाई की 2 बेटियां शामिल हैं, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं। कांग्रेस ने सीधा बीजेपी पर हमला बोलते हुए इल्जाम लगाया है कि पेपर लीक माफिया को सियासी तहफ्फुज़ दिया जा रहा है। साबका वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि क्या इसीलिए इतनी देर तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई क्योंकि मुलजिम बीजेपी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि यह मामला मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है और बीजेपी का असल चेहरा अब अवाम के सामने आ गया है। गहलोत ने सवाल खड़ा किया कि जब इतना बड़ा स्कैम सामने आ चुका था तो एसओजी ने फौरन क्रिमिनल केस क्यों दर्ज नहीं किया। बीजेपी के मकामी रहनुमा ने तस्दीक कर दी है कि दिनेश बिवाल साल 2014 में बीजेपी यूथ विंग का सेक्रेटरी रह चुका है। इसके साथ ही दिनेश के सोशल मीडिया अकाउंट पर राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर और बीजेपी के एमएलए महेंद्र पाल मीना के साथ कई तस्वीरें सामने आई हैं। 3 दिन पहले ही बीजेपी के एमएलए ने उसे बर्थडे विश भी करते हुए तस्वीर साझा की थी, जिसके बाद ही ऑपोजिशन ने और भी सख्त सवाल उठाना शुरू कर दिए। नीट यूजी 2026 का इम्तिहान 3 मई को होना था, लेकिन पेपर लीक के इल्जाम के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को इम्तिहान मंसूख करना पड़ा। इस फैसले ने 22 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स और उनके घर वालों को गहरी परेशानी में डाल दिया। तलबा का यह भी कहना है कि वो पूरा साल मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर माफिया और करप्शन उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर देता है। कांग्रेस प्रदेश प्रेसिडेंट गोविंद सिंह दोतासरा की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि नीट स्कैम ने बीजेपी हुकूमत और पेपर लीक माफिया के दरमियान मिली भगत को बेनकाब कर दिया। अपोजिशन के रहनुमा टीकाराम जुल्ले की जानिब से भी कहा गया है कि नीट का मंसूख होना इस बात का सबूत है कि पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट के तौर पर चल रहा था, जो कि हुकूमत इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।
आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबका वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से नीट पेपर लीक मामले पर मुल्क के जेनजी नौजवानों से आवाज बुलंद करने की अपील करते हुए कहा गया कि मुल्क का नौजवान तबका चाहे तो सियासी तब्दीली ला सकता है और जिम्मेदार अफराद को जेल तक पहुंचा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्तलिफ इम्तिहानों के पेपर लीक होने के वाकयात ने लाखों तलबा का भरोसा तोड़ दिया और मेहनत करने वाले नौजवान मायूसी का शिकार हो गए। अरविंद केजरीवाल ने जेनजी नौजवानों को सड़कों पर उतरने और पेपर लीक में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की। उनका यह कहना है कि अगर बांग्लादेश और नेपाल के नौजवान अपनी हुकूमत को बदल सकते हैं तो हिंदुस्तान के नौजवान भी पेपर लीक जैसे मामलात में हिसाब तलब कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तान के नौजवानों पर पूरा भरोसा है और अगर वो एकजुट होकर आवाज उठाएं तो इस गंदे खेल को खत्म किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले पेपर लीक मामलात में एजेंसी कोई बड़ी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने पूछा कि क्या अब तक किसी भी बड़े जिम्मेदार शख्स को गिरफ्तार किया गया या उसे सजा मिली है। केजरीवाल ने दावा किया कि साल 2014 में मोदी हुकूमत के आने के बाद से मुल्क भर में तकरीबन 93 मरतबा इम्तिहानी पेपर लीक हुए हैं, जिससे कि लगभग 6 करोड़ नौजवान मुतासिर हुए। अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि पेपर लीक के अक्सर वाकयात बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इन तमाम जगहों पर बीजेपी की हुकूमत मौजूद है। केजरीवाल ने कहा है कि हाल ही के नीट पेपर लीक का मरकज राजस्थान बताया गया, जिससे कि शक पैदा होता है कि कहीं सियासी लोग भी इसमें मुलव्विस तो नहीं। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि अगर ताकतवर लोग इसमें शामिल हों तो फिर सीबीआई क्या ही कर पाएगी। नेपाल और बांग्लादेश के नौजवानों की मिसाल देते हुए केजरीवाल ने कहा कि वहां के जेनजी नौजवान सड़कों पर आए और अपनी हुकूमत को बदलने में कामयाब हुए। उन्होंने हिंदुस्तान के नौजवानों से पूछा है कि क्या वो पेपर लीक में शामिल वजीरों और जिम्मेदार अफराद को जेल नहीं भेज सकते। केजरीवाल ने नौजवानों को अपील की है कि वो एहतजाज करें, सड़कों पर निकलें और इस निजाम के खिलाफ मजबूत आवाज उठाएं। उन्होंने मजीद दावा किया कि नीट पेपर लीक मामले में चल रही सीबीआई जांच से भी कोई खास नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। केजरीवाल की जानिब से कहा गया कि बार बार से पेपर लीक के वाकयात ने मुल्क के करोड़ों तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया और नौजवानों का इम्तिहानी निजाम पर भरोसा खत्म कर दिया। वाज़ेह है कि मुल्क में रिक्रूटमेंट और दाखिला इम्तिहान में बेकायदगियों को लेकर सियासी बहस लगातार से जारी है। मुखालिफ जमातें इल्जाम लगा रही हैं कि पेपर लीक और बदइंतजामी की वजह से नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है और इम्तिहानी निजाम पर भी अवाम का एतमाद मुतासिर हो गया। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत में दिए गए हाल ही के बयान को खुशाइंद कदम करार देते हुए कहा गया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हमेशा से ये मौकिफ रहा। उन्होंने कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद भी बार बार से इस बात पर जोर देते रहे कि जम्मू कश्मीर में दायमी अमन सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुसलसल गुफ्तगू से ही मुमकिन है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि जंग या फिर तनाव किसी मसले का हल नहीं बल्कि बातचीत ही अवाम को सुकून और बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वादी में नौजवानों की गिरफ्तारियां जारी हैं, कई स्कूल बंद पड़े हैं, नशा फरोशी के खिलाफ नए क्रैकडाउन के दौरान कई अफराद को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अवाम बेचैनी और परेशानी का शिकार है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से उम्मीद जाहिर की गई है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मानी खेज बातचीत शुरू होती है तो इससे तनाव कम होगा और जम्मू कश्मीर में मामूल की जिंदगी बहाल होने में मदद मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तकरीबन 50 MLAs की ताकत और अवामी मैंडेट मौजूद है, इसलिए वो बड़े फैसले लेने की पूरी सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई अवाम के जज्बात समझती तो शराब पाबंदी जैसे मामलात पर अमल करती, लेकिन हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि अगर पीडीपी के पास इतनी अक्सरियत होती तो पार्टी शराबबंदी को जरूर नाफिज करती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो अवाम के मसाइल और जज्बात को समझकर फैसला करे। पीडीपी की सरकार दोनों बार अलायंस में थी। हमारे पास कभी इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि अगर हम चाहते भी तो इसको बैन कर सकते। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 MLA हैं तकरीबन। उनके खुद अपने मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्लाह साहब ने कहा है कि जहां भी हम कैंपेन करते थे असेंबली में तो हम उसको लोगों को बोलते थे कि हम यहाँ शराब की दुकानें बंद कर देंगे। ये उनके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं हैं। अगर हमारे पास
मेजॉरिटी होती इनकी तरफ तो शायद हमने कोई ना कोई स्टेप लिया होता। दूसरा, फारूक साहब ने कहा कि शेख साहब को भी बताया गया था कि आप शराब बैन करो, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, मुझे रेवेन्यू मिलना चाहिए। मैं फारूक साहब से ये पूछना चाहती हूँ बड़े बाइज्जत तरीके से, हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो सोर्स हो सकता था वो हमारे पावर प्रोजेक्ट, उससे बड़ा सोर्स तो कोई नहीं है जो हमारे पानी से पावर प्रोजेक्ट बनते हैं। आपने जब आप यहाँ 96 में वज़ीर आला बने, उमर साहब बीजेपी की सरकार में वज़ीर थे, आपने उस वक्त 7 पावर प्रोजेक्ट NHPC को हैंड ओवर कर दिए। यानी आपने खुद जम्मू कश्मीर का असासा, जिसके लिए हमें शराब की दुकानें की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने NHPC को हैंड ओवर किया। और अभी कुछ दिन पहले उमर साहब ने 2 पावर प्रोजेक्ट दोबारा NHPC को हैंड ओवर कर दिए। बजाय हम उनसे मांगते कि आप हमें रेवेन्यू कंपनसेट करो, हमारे पास पावर प्रोजेक्ट होते तो हमें शराब की दुकानें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारी बेरोज़गारी का मसला भी हल होता। और जो 200 यूनिट आपने कहा था हम फ्री बिजली देंगे, शायद वो मसला भी हल होता। ईरान जंग के बाद पैदा हुए माशी दबाव और फ्यूल क्राइसिस के दरमियान ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में सख्त ऑस्टेरिटी मेजर्स लागू करने की शुरुआत कर दी है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कॉन्वॉय में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की तादाद को 50% तक कम करने का हुक्म दे दिया। इस फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी संभालने वाली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG को हिदायत दी गई है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बरकरार रखते हुए कॉन्वॉय को छोटा किया जाए ताकि फ्यूल की बचत हो सके। SPG ने इन हिदायत पर अमल भी शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बाद वजीर दाखिला अमित शाह की कॉन्वॉय में भी 50% कमी कर दी गई है। हालांकि उनकी Z+ सिक्योरिटी में किसी किस्म की कमी नहीं की गई, लेकिन फ्यूल बचाने और खर्च कम करने के लिए गाड़ियों की तादाद घटा दी गई है। मोदी हुकूमत ने वाजे कर दिया कि मौजूदा माशी हालात और दुनिया भर में फ्यूल क्राइसिस को देखते हुए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने कॉन्वॉय में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरफ बढ़ने के लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, बल्कि मौजूदा रिसोर्सेज से ही काम चलाया जाएगा। हुकूमत का यह भी कहना है कि मुल्क को माशी दबाव और तेल की बढ़ती कीमतों के दौर में बचत की पॉलिसी पर चलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के इस सख्त अपील के फौरन बाद ही वडोदरा और गुवाहाटी में उनके छोटे कॉन्वॉय देखे गए हैं, जहां आमतौर पर लंबी गाड़ियों की कतारें नजर आती थी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में मजीद सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। फ्यूल क्राइसिस और माशी दबाव के चलते अब ये सख्ती और बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों तक भी पहुंच गई है। कई मरकजी वजारतें फ्यूल बचाने के नए तरीके तलाश कर रही हैं, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत बीजेपी की कई रियासती हुकूमतों ने भी अपने ऑफिशियल कॉन्वॉयज छोटे करने की हिदायत दे दी है। हुकूमती दायरों में यह पैगाम दिया जा रहा है कि मुश्किल हालात में हुकूमत को भी अवाम के साथ मिलकर बचत और सादगी का रास्ता अपनाना होगा। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से एक बड़ा और हैरान कर देने वाला दावा करते हुए उसकी हदों को काफी हद तक वसे कर दिया है। यह अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया भर की तकरीबन 5वां हिस्सा तेल की सप्लाई गुजरती है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के नेवल अफसर मोहम्मद अकबरजादे ने ऐलान किया कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ हॉर्मुज और हैंगाम जैसे जजीरों के करीब एक महदूद इलाका समझा जाता था, लेकिन अब ईरान की नजर में इसका दायरा कई 100 मील तक फैल चुका है। ईरान के मुताबिक अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका ईरान के जसक साहिली इलाके से लेकर ग्रेटर तुन जजीरे तक भी फैल गया है। यह दावा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि जसक पर्शियन गल्फ के बाहर गल्फ ऑफ ओमान में वाक़ा है। इस नए दावे के जरिए ही तेहरान ने असल समुद्री रास्ते से काफी ज्यादा बड़े इलाके पर अपना ऑपरेशनल कंट्रोल जताने की कोशिश की है। ईरानी अफसर ने साफ अल्फाज में कहा कि तेहरान अपने पानी और मफादात पर किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह ऐलान उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, जहां पर उनकी मुलाकात चीन के सदर शी जिनपिंग से होने वाली है। ईरान और अमेरिका इस्राइल जंग के बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग लगभग बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। एशिया और यूरोप की मार्केट में एनर्जी क्राइसिस और महंगाई का दबाव बढ़ गया है, जबकि तेल ले जाने वाले जहाजों को अब अरब पेनिनसुला के इर्द गिर्द लंबे और महंगे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से बुध के रोज ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत का निजाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला या फिर उनके वजीरों को ढूंढना है तो सिविल सेक्रेटेरिएट जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें मैराथन की दौड़ों और गुलमर्ग की बर्फीली पहाड़ियों के दरमियान तलाश करना चाहिए। शर्मा का यह भी कहना है कि इस वक्त हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ तफरीह और नुमाइश में
मसरूफ नजर आती है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने बदइंतजामी और बदउनवानी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह हुकूमत सिर्फ अमीर और असर और रसूख रखने वाले लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, जबकि आम आदमी को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि लीज में इजाफे वाले बिल कश्मीर की अमीर तबके को फायदा पहुंचाने के लिए लिए गए, जबकि सस्ती जमीन बेचने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ से अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम भी है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अस्पतालों की सूरत हाल निहायत ही खराब है, जहां ना डॉक्टर दस्तयाब है और ना ही बुनियादी इलाज की सहूलियात मौजूद है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि यूनियन टेरिटरी की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। अवाम को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे के बजाय भारी भरकम बिजली के बिल भेजे गए। शराबबंदी के मुतनाज़ा मामले पर बातचीत करते हुए सुनील शर्मा ने कहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान को तकब्बुर से भरा हुआ करार दिया और यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ही शराबबंदी की बात की थी और पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने इसका वादा भी किया था, लेकिन अब हुकूमत अपने वादों से पलट चुकी है। शर्मा की जानिब से कहा गया कि उमर अब्दुल्ला का बयान सिर्फ सियासी यू टर्न नहीं बल्कि उनके रवैये की अकड़ को भी जाहिर करता है। वाज़ेह है कि इतवार को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि किसी को जबरदस्ती शराब पीने पर मजबूर नहीं किया जा रहा और लोग अपनी मर्जी से शराब की दुकानों पर जाते हैं। इस बयान पर तनकीद बढ़ने के बाद ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी बात को सियासी मुखालफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए नशे के मसले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि सिर्फ नशा करने वाले अफराद को निशाना बनाना यह बहरान खत्म नहीं करेगा जब तक कि नशा फरोशी करने वाले गिरोह आजाद घूमते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और जिम्मेदार इदारों को असल जराए और नशा स्मगलिंग करने वाले अफराद पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि सिर्फ नशे के शिकार अफराद को पकड़ना या उनका इलाज करने से मसला हल नहीं हो जाएगा। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है अपने बयान में कि जम्मू कश्मीर का नशा बहरान सिर्फ एक आम मसला नहीं बल्कि पूरी नस्ल के मुस्तकबिल का सवाल बन गया। उनकी जानिब से कहा गया कि जंग असल वजह के खिलाफ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उस असरात के खिलाफ। पर्रा के मुताबिक अगर नशा फरोशी के नेटवर्क और स्मगलिंग करने वाले लोगों पर काबू नहीं पाया गया तो हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर में नशे के मुतासिर अफराद के अदद-ओ-शुमार भी सामने रखे। उनकी जानिब से कहा गया कि इलाके में तकरीबन 5,40,000 अफराद ओपियोइड नशे का शिकार हैं, जबकि 1,70,000 अफराद सेडेटिव अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तकरीबन 1,40,000 लोग कैनबिस या फिर चर्च जैसे नशे में भी मुब्तला हैं। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि ये सिर्फ अदद-ओ-शुमार नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल के खतरे में होने वाली तस्वीर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि 2 महीने बाद पहली मरतबा उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की तरफ से अंडरबेली मिनिस्टर बराए ट्रांसपोर्ट और फूड की क़ियादत में एक अहम रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कि ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हरम के इंतजामात का जायजा लिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि इस मीटिंग में तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की, जिनमें की पीएचई, बिजली, रोड और बिल्डिंग और फूड एंड सप्लाईज के अफसर भी शामिल रहे। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि मीटिंग में सफाई और सैनिटेशन के मसले को भी खास अहमियत दी गई। उनकी जानिब से कहा गया कि ईद उल अज़हा के दौरान ही कुर्बानी के बाद जो हुआ सामान होता है उनको ठीक तरीके से ठिकाने लगाना, उसके लिए मुनज़्ज़म इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि अवाम को किसी किस्म की दिक्कत या बदबू का सामना ना करना पड़े। ऑपोजिशन के बयानात पर तनकीद करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत को समझने में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग असम से आते हैं शायद उन्हें जहन भी अभी असम की सियासत में ही अटका हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत मुख्तलिफ है और यहाँ की अवाम ने पूरे मैंडेट के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि बीजेपी है ना ही पीडीपी है, उनको अवाम ने ये मैंडेट नहीं दिया बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरपूर हिमायत हासिल हुई है और पार्टी ने ना सिर्फ अब मजबूती से खड़ी है बल्कि 5 साल बाद भी हुकूमत दोबारा बनाएगी। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा पर हमला करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि जो लोग सिर्फ नशे और इधर उधर की बातें करते हैं वो सेहतमंद जिंदगी और स्पोर्ट्स कल्चर को नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि जो लोग सुबह उठकर वॉक करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, मैराथन में हिस्सा लेते हैं, वो सेहत और डिसिप्लिन की अहमियत जानते हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को ना असेंबली में कामयाबी मिली और ना ही अपोजिशन के तौर पर वो कोई खास किरदार अदा कर पाए। तनवीर सादिक ने तंज कसते हुए कहा कि शायद अब उन्हें अपनी लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी खोने का डर सता रहा है, इसलिए वो रोज नए नए बयान दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस और मुल्क के हालात पर बातचीत करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि दुनिया भर में पैदा होने वाले तनाव और क्राइसिस को देखते हुए मुमकिन है कि हुकूमत ने कुछ एहतियाती कदम उठाने की बात की हो। उन्होंने कहा कि चाहे ऑनलाइन क्लासेस का मामला हो या पेट्रोल की कीमतों का हो, हुकूमत को हालात के मुताबिक फैसला लेने पड़ते हैं। तनवीर सादिक ने उम्मीद जाहिर की कि कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी
और मुल्क में किसी किस्म की पैनिक की जरूरत नहीं होगी। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हर जगह ये मेजर्स या फिर बचत की पॉलिसी अपनाई जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पीडीपी की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर जवाब देते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि अगर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट निकाली जाए तो सबसे ज्यादा मिसालें पीडीपी हुकूमत के दौर में मिलेंगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडीपी के एक रहनुमा दफ्तर में बैठकर ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट की रेट तक तय करते थे। तनवीर सादिक ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कोई 1 रुपया भी करप्शन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत या किसी मिनिस्टर पर साबित कर दे तो वो मान जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि दुनिया जानती है कि पिछली हुकूमतों में कैसे पैसे के बदले पोस्टिंग और ट्रांसफर होते रहे। और तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय की जानिब से बुध के रोज ही लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना पहला बड़ा इम्तिहान कामयाबी से पार कर लिया गया। विजय हुकूमत ने असेंबली में ट्रस्ट वोट हासिल करते हुए कॉन्फिडेंस मोशन जीत लिया है, जहां पर 144 मेंबर्स ने हुकूमत के हक में वोट दिया। इसके मुकाबले में 22 एमएलएज ने हुकूमत के खिलाफ वोट डाला, जबकि 5 मेंबर्स वोटिंग से दूर रहे और किसी तरफ वोट नहीं दिया। इस कामयाबी को टीवी के हुकूमत के लिए एक अहम सियासी जीत माना जा रहा है। वोटिंग शुरू होने से पहले ही अपोजिशन के रहनुमा उदयनिधि स्टालिन ने डीएमके के तमाम एमएलएज और डीएमडीके की वाहिद एमएलए प्रेमलता विजयकांता के साथ असेंबली से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट से पहले उदयनिधि स्टालिन ने टीवी की हुकूमत पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला विजय ने 12 मई को एआईएडीएमके के बागी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिस पर सवाल उठते हैं कि तमिलनाडु में वाकई तब्दीली आ रही है या सिर्फ सौदेबाजी हो रही है। उन्होंने हुकूमत पर सियासी फायदे के लिए जोड़ तोड़ की सियासत करने का इल्जाम भी लगाया। असेंबली के अंदर उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब एआईएडीएमके के बागी रहनुमा एसपी वेलुमानी ने अपने हिमायती एमएलए के साथ टीवी की हुकूमत के हक में वोट दे दिया। इस कदम ने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया और अपोजिशन ने इस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।